बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सोरियासिस एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ना ये डायग्राम एक देखें, ये वाली देख रहे हैं। एक्सटेंसर सरफेस जो है ना आम की, इस लड़की की, और जो पीछे वाली ये भी एक्सटेंसर ही आ जाएंगी ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये देख लें, ठीक है। इसके अंदर एक आपने लफ्ज़ याद रखना है, सिल्वरी स्केल। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, सिल्वर का आपने ग्लास देखा है? अमूमन ये देहातों में होता है ना, सिल्वर का, वो जो टंग टंग करता गिरता था उस तरह का जो है ना, वो सिल्वर कलर के स्केल्स आपको मिल रहे हैं। और ये इसकी टिपिकल निशानी यही है कि एक्सटेंसिव सरफेस के ऊपर जो होगी। और ये बात इसको अब दिमाग में रख लेना, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पिक्चर फिर इतराज़ आ जाएगा मुझे। सोरियासिस बेसिकली है क्या? है स्किन डिजीज़, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, डल रेड लीनियंस आपने नाम याद रखना है, ठीक है। एक तो होती हैं डल होती हैं, लेकिन कौन सी, रेड लीनियंस होती हैं, ठीक है। और वो जो डल रेड लीनियंस है किससे कवर होती हैं? सिल्वरी स्केल के साथ। उसके ऊपर जो डेड स्किन है ना, स्केलिंग जिसे हम कहते हैं। तो एस से सोरियोसिस के अंदर एस आ रहा है, तो यहीं से आप याद रख लो कि सिल्वरी स्केल आ रहा है। और पी से प्लैक याद कर लो कि ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता हमारे पास कुछ ना कुछ कंडीशन है। तो सिल्वरी स्केल, डल रेड कवर्ड बाय सिल्वरी स्केल, ठीक है। अब इसके अंदर मोस्टली जो है ना प्रोवोकेटिव फैक्टर इसके अंदर कौन कौन से हैं? वो पेशेंट देखा गया जिनको स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस की जो पेशेंट है ना, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस, बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस होता है ना, स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस, उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा देखा गया। फिर जो स्ट्रेस के अंदर पेशेंट रहते हैं, ठीक है। फिर वैक्सीनेशन की वजह से भी कोई कोई देखा गया। सनलाइट जो है ना, इसका एक प्रोवोकेटिव फैक्टर है। और फिर हमारे पास क्लाइमेट्रिक कंडीशन भी हमारे पास आ जाती हैं, जो इसका प्रोवोकेटिव फैक्टर है। फिर हमारे पास कुछ सर्टेन ड्रग्स हैं, जिस तरह के एंटीबायोटिक्स, उनका साइड इफ़ेक्ट रिएक्शन के बाद भी वो पेशेंट प्रेजेंट करती हैं इमरजेंसी के अंदर या ओपीडी के अंदर। वो क्लोरोक्यूनिन या क्यूनिन जो उन्होंने खा ली होती है ना, ठीक है, क्लोरोक्यूनिन और क्यूनिन वाली जो मेडिसिन खा के आ जाते हैं, तो उनके अंदर मोस्टली देखा गया कि हमारे पास क्या होता है, सोरियासिस के साथ वो प्रेजेंट करते हैं, स्केली, सिल्वरी स्केली थे। अब ये जो डल रेड पेप्यूल होती हैं जो कि हमारे पास सिल्वर स्केल के साथ होती है ना, अगर माइल्ड सी स्क्रैचिंग भी हो जाए ना इनके ऊपर, ठीक है, तो ये ब्लीड करना शुरू कर दिया करते हैं, मोर और लेस, ठीक है। अब यहाँ पे ना जो मैंने बात की है केराटोसिस की, तो मैं यहाँ पे अब बात करता हूँ कि जो एक्सटेंसर सरफेस होती है ना, ठीक है, अब वो आपकी इन्वॉल्व होगी किस किस की। अपनी एल्बो देखें, देखो ये है ना, ये है मेरी प्लांटर, ठीक है, ये प्लांटर सरफेस है ये वाली सारी। तो ये वाली उल्टी जो है ना, ये एक्सटेंसर सरफेस है, ठीक है। तो ये एक्सटेंसर सरफेस के ऊपर जो है ना, आपको एल्बो में और हमारी जो नी है, ठीक है, इसकी एक्सटेंसिव सरफेस के ऊपर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक। और कभी कभार वो कह रहा है कि स्काल्प भी जो है ना, वो आपका जो माथा है, वो ऊपर खोपड़ी है सारी, वो भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक। जो पाम है और वो जो सोल है, उनके ऊपर जब देखते हैं आपको, तो वहाँ पे हाइपर केराटोसिज्म मिल जाती है। तो बस ये एक बात देखना, पाम और सोल के ऊपर, ठीक है, पाम्स के ऊपर और हमारे पास सोल्स के ऊपर हाइपर केराटोसिस मिल जाती है। परेशान नहीं होना, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे केराटोसिस की बात चल ही गई है, तो इसी को अब हम कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअल में है क्या सोरियासिस? सोरियासिस लगे हुए हैं, खाम खा हो गया, मतलब एक लड़के को हुआ जी टॉन्सिलाइटिस और उसको सोरियासिस क्यों हुई है, ये भी तो हमने मालूम करना है ना। तो ये मेरी जान है, हमारे पास टी सेल मीडिएटेड डिजीज़ है, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है, जो केराटिनोसाइट है उसकी प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज हमारे पास क्या होगी, प्रोलिफरेशन, ठीक है, अलॉन्ग विद इन्फ्लामेशन, सोजिश होगी, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या होगा, एनजीओ जेनेसिस, मतलब न्यू वेसल की सिंथेसिस, इन्फ्लामेशन, और हमारे पास जो प्रोलिफरेशन है किसकी, केराटिनोसाइट्स की, ठीक है। जो केराटिन सिंथेसिस करने वाले थे केराटिनोसाइट्स, उस किसी की वजह से तो हमारे पास वो कहना है सिल्वरी स्केल आते हैं। तो ये अब हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया, ठीक।
अब यहाँ पे हमने क्लिनिकल फाइंडिंग इसकी सारी देख ली। दोबारा मैं ब्लैक से बता देता हूँ कि यार तुम ना चलो, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अरिथमेटस जो हमारे पास है ना, अब मैं निचोड़ के सारा खुलासा लिख रहा हूँ। अरिथमेटस प्लेक होंगे जो कि कवर्ड होंगे सिल्वरी SILV सिल्वरी वाइट स्केल के साथ, ठीक है। फिर हमारे पास एक्सटेंसिव सरफेस की हमने बात की। ई से अरिथमेटस, ई से हमारे पास एक्सटेंसिव सरफेस जो आपके हमारे पास है एल्बो के और हमारे पास नी के, मोर्स कॉमन है। फिर नेल चेंज, क्योंकि कैराटिन होता है नाखूनों के अंदर भी, तो हमारे पास नेल चेंजेस हमारे पास होगी यहाँ पे। इसके अंदर क्या होगा, फिंगर नेल के ऊपर ना पिटिंग आ जाएगी, तो नेल के अंदर आपको ये चेंजेस आएगी, फिंगर नेल के ऊपर आपको पिटिंग पिटिंग जो है ना वो चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक। फिर हमारे पास आ जाएगा जो इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन किसके साथ है, स्टेप्टो कोकल फेरेंजाइटिस, और हमने कहा कि जिनको टॉन्सिलाइटिस होता है, ठीक है, फेरेंजाइटिस के साथ इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है। यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कोब्रिनाइजेशन, ठीक है, वो क्या होता है, मैं इससे रेड से लिखता हूँ। एक हमारे पास है एक साइन है, तो मैं रेड से लिखता हूँ कोब्रिनाइजेशन, KOEBNERIZA। कोब्रिनाइजेशन बेसिकली क्या है, यहाँ पे रिपीटेड ट्रोमा होगा, मतलब एक दफ़ा ट्रोमा हुआ, दूसरी दफ़ा ट्रोमा हुआ, तीसरी दफ़ा ट्रोमा होगा, तो वहाँ पे वो कह रहा है कि न्यू प्लेक एक बन जाता है जिसे हम कहते हैं कोब्रिनाइजेशन। तो न्यू प्लेक फॉर्मेशन एट दी साइट, हमने कहा ना कि यहाँ पे क्या होता है कि जो है ना सिल्वरी एक तो बन जाती है ना, ठीक। तो यही वो कह रहा है कि हमारे पास सिल्वरी वाइट स्केल बन जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिपीटेड जहाँ पे ट्रोमा होगा वहाँ पे हमारे पास बार बार ट्रोमा के बाद न्यू प्लेग बन जाएगा, तो इसे हम कोब्रिनाइजेशन कहते हैं। इसकी एक पहले पिक्चर दिखा दूँ, ये देखो, बार बार यहाँ पे ट्रोमा हुआ और उसके बाद वहाँ पे एक प्लेग सा बन गया, बार बार ट्रोमा हुआ तो एक प्लेग सा बन गया, ये सारा का सारा हमारे पास कोब्रिनाइजेशन की निशानी है। दूसरा इसने जो लिखा हुआ है ना वो हमारे पास है ऑस्पिट साइन, AUSPIT दैट। ये रिमेंबर, ये दोनों साइन जब भी MCQ यूज करें, कोब्रिनाइजेशन और ऑस्पिट साइंस, ये पक्का निशानी है हमारे पास क्या है, सोरियासिस की है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, विजिबल पिन पॉइंट स्केलिंग, जब हम वो प्लेग जो थिन सा बना हुआ है, ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर, उसको रिमूव करते तो आपको वहाँ से पिन पॉइंट ब्लीडिंग जो है ना वो आपको मिल जाए, तो आपने कहना सर ये हमारे पास ऑस्पिट साइन है। किसके अंदर होता है ये, हमारे पास सीधा सीधा सोरियासिस का जो है ना वो हमारे पास केस आ जाता है, ठीक है। अब इसकी मैं एक पिक्चर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रही। ये ठीक है, मिल गई है, ठीक है। इस तरह की आपके पास होगी, जब आप इसको छीलेंगे ना, ठीक है, तो वहाँ से पिन पॉइंट ब्लीडिंग होगी, ये देख रहे हैं, इसने यहाँ से इसको छीला है तो यहाँ से पिन पॉइंट जो है ना हल्की 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 ब्लीडिंग, ये ऑस्पिट साइन की पक्की निशानी है कि हमारे पास सोरियासिस का केस आ गया, ठीक है। अब इसकी एसोसिएशन किस किस डिजीज़ के साथ होती है, किन पेशेंट के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है। अगर किसी को मेरी जान हो आर्थराइटिस का केस आ गया है, ठीक है, तो आर्थराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट का, या स्पोंडोलिटिक जॉइंट डिजीज़ अगर किसी हो, स्पोंडोलिटिक जॉइंट डिजीज़ अगर किसी को है ना, तो उसके अंदर, या फिर अगर किसी को मायोपैथी है, बस नाम याद कर लें, इंटेरोपैथी है किसी को, या फिर किसी को एड्स है, तो एड्स तो हर एक के अंदर डाल सकते हैं ना आप हुश हुश करके, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाती है। अब इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है, तो हम क्लासिफिकेशन अच्छे से करते हैं ताकि हमने एंड पे जो है ना वो इसकी ट्रीटमेंट के अंदर मसला ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम इसकी क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं। क्लासिफिकेशन मेरी जान कोई मुश्किल नहीं है इसकी। एक हमारे पास जो 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 बीमारियाँ हैं उसके हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है। एक हमारे पास है स्टेबल प्लेक सोरियासिस, नंबर 1 पे स्टेबल प्लेक सोरियासिस, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास होता है फ्लेक्सरल सोरियासिस, ठीक है, फ्लेक्सर सोरियासिस। नंबर 3 पे हमारे पास होता है जी ग्यूटेट, अजीब से नाम है, ठीक है, सोरियासिस। फिर नंबर 4 पे हमारे पास होता है एरिथ्रोडर्मिक एंड पस्चुलर, ठीक है, एरिथ्रोडर्मिक एक हो गया और एक हमारे पास हो गया पस्चुलर सोरियासिस, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है जी
एरिथ्रोडर्मिक फॉर्म में हमारे पास फिर मतलब इसके अंदर क्या क्या होगी, एक हमारे पास एरिथ्रोडर्मिक फॉर्म होगी, ठीक है, और एक हमारे पास होगी पस्चुलर फॉर्म, मतलब इसी को उसने दो में डिवाइड कर दिया। तो सबसे कॉमन मोस्ट अगर कोई पूछ ले तो हमारे पास स्टेबल प्लेक सोरियासिस होती है, मतलब प्लेक उसके अंदर बिल्कुल स्टेबल होती है, मोस्ट कॉमन जो है ना ये हमारे पास होती है। फ्लेक्सर सोरियासिस जो है ना वो हमारे पास कहाँ कहाँ होगी, फ्लेक्सर सरफेस ऑफ दी ग्रोइन, नेजल क्लेफ्ट और सब मेमोरी एरिया के ऊपर आपको मिल जाएगी। हमने ऊपर कहा कि ये एक्सटेंसिव सरफेस की डिजीज़ है, यहाँ पे एल्बो और नी की एक्सटेंसिव सरफेस, लेकिन अगर कोई और पार्ट है, कौन कौन सा फ्लेक्सर सरफेस ये देख रहे हैं, उसकी आर्म पिट एक्जिला के ऊपर है, इसी तरह इसके ग्रोइन के ऊपर है, ठीक है। तो इस जगह पे भी ये लेकिन ये जगह के हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे। एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ दी एल्बो, उसके बाद हमारे पास ये एक्जिला की हमारे पास फ्लेक्सर सरफेस आ गई, देख रहे हैं। ये सारी की सारी डायग्राम अपने जहन में बिठाते जाओ ताकि आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास होगी फ्लेक्सर सोरियासिस। अब इसका साथ हमारे मतलब साथ में हमारे पास क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड आ जाएगा, ग्रोइन आ गया, नेजल हमारे पास कौन सा क्लेफ्ट आ जाएगा, ये सारे सारे। फिर हमारे पास आता है ग्यूटेट सोरियासिस। ये क्या है, बेसिकली रेन ड्रॉप लाइक, जिस तरह बारिश के कतरे होते हैं ना, तो ये हमारे पास रेन ड्रॉप लाइक जो है ना हमारे पास सोरियासिस को हम कहते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली चिल्ड्रन और यंग अडल्ट के अंदर देखी जाती है। और इरप्शन प्लेग जो है ना वो 2 वीक्स आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल सोर, जिनको सोर थ्रॉट इन्फेक्शन होता है ना, उनके अंदर हमारे पास ये ग्यूटेट सोर। तो हमने रेन ड्रॉप लाइक जो है ना आपको सोरियासिस ये वाली देखो, देख रहे हो जिस तरह बारिश के कतरे आके उसके ऊपर गिरे हैं, तो ये देख लो सारे के सारे, ठीक है। ये हमारे पास, फिर हमारे पास होता है एरिथमेटस फॉर्म, और ये भी सिवियर फॉर्म है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास वगैरह कि हमें एमरजेंसी भी, डर्मेटोलॉजिक एमरजेंसी करनी पड़ती है इसके अंदर। और जब ये दोनों एरिथमेटस और पस्चुलर दोनों फॉर्म एक ही दफ़ा आ जाए तो इसको हम कहते हैं वॉन ज़म्बैच सोरियासिस, ठीक है। वॉन ज़म्बैच सोरियासिस। तो बस ये एक अजीब से नाम है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के इन्होंने रखे हुए हैं, तो इसको आपने देख लेना। मतलब कि उसके अंदर वेजिकल भी होंगे और पस्ट्यूल्स भी होंगे और एरिथमेटस भी होगा सारे का सारा, ठीक है। तो अगर मैं ये दिखा दूँ आपको, देख रहे ये वेजिकल भी हैं, पस्ट्यूल्स भी हैं और सारे का सारा उसके अंदर आ जाएगा, ठीक। अब जी डॉक्टर साहब आप बैठे हुए हैं और ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसकी, ट्रीटमेंट ही तो इम्पोर्टेंट है। मरीज़ तो चीख रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर साहब मैंने तो किसी ने तवीज़ कर देता, धागा कर देता है, इलाज तो दसो कोई। तो जनाब डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप टॉपिकल एजेंट के ऊपर जाएंगे, फिर आप फोटोथेरापी करेंगे, फिर हमारे पास सिस्टेमिक एंटी एजेंट्स हैं कुछ, फिर बायोलॉजिकल हैं, और फिर हमारे पास कुछ रेजीम्स हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम इसका जो है ना वो सारे का सारा इलाज करते हैं। तो जल्दी से बस इसको डिस्कशन कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। तो हमारे पास जो है ना, जो टॉपिकल है सबसे पहले उसके अंदर क्या आ सकता है, हम विटामिन डी एनालॉग्स जो है ना वो हम दे सकते हैं, विटामिन डी एनालॉग्स। इसके अंदर वो कह रहा है कैल्सीट्रायोल, ठीक है, वो हेल्पफुल है। लेकिन इससे पहले भी क्या है, मरीज़ आपके पास बहुत परेशानी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो जनरल मैनेजमेंट भी तो हमने करनी है ना, तो शुरू करते हैं हम जनरल मैनेजमेंट से। पेशेंट की साइकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले उसको जो इन्फेक्शन काजिंग एजेंट है ना उसको रिमूव करना है, या कोई भी उसको थ्रॉट इन्फेक्शन है तो उससे उसको बचाना है, बेड रेस्ट देनी है, ठीक है। और फिर उसको कुछ सीडेटिव्स देने हैं ताकि उसकी एनजाइटी कम हो, ठीक है। ट्रैंकुलाइज़र और सीडेटिव्स दे के ना जनरल मैनेजमेंट में, ठीक है, और ट्रैंकुलाइज़र दे के उसकी एनजाइटी को सबसे पहले रिलीज़ करना है। उसके बाद फिर आपने टॉपिकल विटामिन डी एनालॉग्स देने हैं, ठीक। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, पाइन टार आ जाता है, ठीक है। साथ में हमारे पास कुछ वीक स्टीराइडल थेरापी भी आ जाती है जिसके अंदर हमारे पास कॉर्टिकोस्टीराइड आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने कहा ये टी सेल मीडिएटेड है यहाँ पे, तो हम कॉर्टिकोस्टीराइड जो है ना वो तो दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास हो जाएगा। फिर हमारे पास फोटोथेरापी जब अब इस बंदे की करेंगे ना तो इससे भी ये हल हो सकता है। तो फोटोथेरापी में हम क्या करेंगे, अल्ट्रा वायलेट बी, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं। साथ मतलब वो यूज़फुल है, अल्ट्रा वायलेट लाइट का इसके अंदर दे सकते हैं। साथ में वो कह रहा है फ़ोटो सेंसिटाइज़र जो है ना, ठीक है, फ़ोटो सेंसिटाइज़र
टाइज़र, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस थेरेपी को हम कहते हैं पूवा, PUVA, पूवा थेरेपी जो है ना, बेसिकली ये अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर के अंदर हम ना बेसिकली करते क्या हैं, हम मरीज़ को देते हैं 8 मिथॉक्सी सोरेलिन, ये एक ड्रग है, ठीक है? वो दे के मरीज़ को, और उसको जो है ना ओरली देते हैं, मतलब 0.6 मिलीग्राम पर केजी, इस हिसाब से जो है ना वो हम इसको मरीज़ को देते हैं। और उसके बाद उसको बिफ़ोर एक्सपो मतलब 2 घंटे तक वेट करवाते हैं ये देके, उसके बाद उसको जो है ना वो हम एक्सपोज़ करवाते हैं अल्ट्रा वायलेट्स के ज़रिए, ठीक है? तो इससे हमारे पास ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस थेरेपी से मेंटेन हो जाता है इससे, ठीक है? फिर स्टीरॉयडल थेरेपी चला देनी है, सारी की सारी, वो सारी की सारी। सिस्टेमिक के अंदर आप क्या करेंगे, रेटिनॉल जो विटामिन ए है ना वो आप दे सकते हैं, ठीक है? तो सिस्टेमिक थेरेपी के अंदर आपने क्या करना है, विटामिन रेटिनॉइड जो है जिसे हम कहते हैं, ठीक है? विटामिन ए से मिलता-जुलता कोई रेटिनॉइड, ठीक है? वो दे सकते हैं। मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं, ठीक है? मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं, साथ में साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं, जिससे उसको इन्फेक्शन और वो सारी की सारी चीज़ें भाग जाएँगी। बायोलॉजिकल एजेंट में हम दे सकते हैं इनफ्लेक्सिमैब, ठीक है? इनफ्लेक्सिमैब, बहुत मुश्किल नाम है यार। अच्छा, अब यहाँ पे ना, अगर तो सिर्फ आपके पास क्वेश्चन में सिस्टेमिक थेरेपी आ जाए, अव्वल तो लिखना तो सारी होती हैं, लेकिन अगर सिस्टेमिक थेरेपी आ जाए ना, तो आप ये बातें लिख के आ जाना, आपके नंबर इंशाल्लाह नहीं कटेंगे। क्या आपने शुरू कर देना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड चला देंगे ना, ठीक है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसके बाद आपने ले जाना उसको साइटोटॉक्सिक ड्रग की तरफ, जिसके अंदर हमने मिथोट्रेक्सेट और वो सारे का सारे यहाँ पे देखा है ना। साइटोटॉक्सिक ड्रग से आपने चले जाना है विटामिन ए एनालॉग, जिसके अंदर रेटिनॉइड्स आ गए। फिर आपने चला जाना है साइक्लोस्पोरिन्स के ऊपर चले जाना है, ठीक है? तो इस तरह अब यहाँ पे आपने जब इसको करना है ना साइटोटॉक्सिक, और साथ में आपने पूवा थेरेपी जो है ना वो आपने लाजमी लिखनी है। तो पूवा थेरेपी का बड़ा सारा एक लिख देना, ठीक है? ताकि हमारे पास एग्जामिनर की आंख जो है ना वो थोड़ी सी तवज्जो फरमा ले जरूर। अब ये ज़रूरी नहीं है हम उसको सूरज की लाइट में ही लें, इसके लिए हम आर्टिफ़िशियली भी जो है ना वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है ना वो दे सकते हैं। देखो, यहाँ पे देखो ये पूरा थेरेपी करवा रही है, ठीक है? ये वो अब उन्होंने कमरे के अंदर ही ना अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो है ना वो इसके पास ये लाइट सोर्स है, यहाँ से जनरेट करके अब पूरा बेसिकली स्टैंड किसका करता है? पी से हमारे पास होता है ये इसने एक ड्रग होती है जिसे हम कहते हैं नाम इसका आसान सा था यार, सोरेलिन, ठीक है? PSORALEN, सोरेलिन, साथ में हमने अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, ए, ये हमने कॉम्बिनेशन कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं PUVA, पूवा थेरेपी इसी को कहते हैं, सोरेलिन और हमारे पास ये जो अल्ट्रा वायलेट है। ये बेसिकली क्या है कि ये टैबलेट है एक किस्म की, जो कि हम मरीज़ को देते हैं, उसके बाद 2 से 3 घंटे के बाद हम अल्ट्रा वायलेट ए जो है ना रेज़ ख़ास किस्म की होती है, वो हम डालते हैं तो मरीज़ काफ़ी हद तक सेट है। पी से सोरियासिस, पी से सोरेलिन जो है ना वो हमारे पास टैबलेट हमने साथ देनी। तो अब ये होपफुली नहीं भूलेगा। मैंने कोशिश की है अब जितना मैक्सिमम बता सकूँ। तो ये हमारे पास सोरियासिस की सारी ए टू ज़ी जो है ना क्लासिफ़िकेशन भी, ठीक है? और आपके ये सारी की सारी, ठीक है? जनरल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, साथ में आपको सिल्वरी स्केली जो स्किन है ना वो नहीं भूलनी चाहिए, ठीक? तो इसका अगर कोई स्क्रीनशॉट पूरे का आ जाए यार, आ ही जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? ये थैंक यू।